हेलो स्टूडेंट, ट्रिपल वन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल, इन पर डिस्कशन करा था, और इमेजिनरी नंबर्स पर। और हम जो चैप्टर करने जा रहे थे था वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे प्रोसीड करेंगे हम आज के वीडियो के अंदर। और आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी गोइंगली कर लेंगे, जिसके अंदर केवल डायग्रामेटिक आपको सोचना होगा और आप फटाफट से उस क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात हमने बात कही थी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रीवियस क्लास में अपन ने बात की थी, कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी नंबर से मिलकर जो नंबर बनता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसमें एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर और एवरी इमेजिनरी नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल और इमेजिनरी से जो नंबर मिलके बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको लेकर प्रीवियस वीडियोस के अंदर उस पर क्वेश्चंस भी हमने बताए थे कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस आते हैं। उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि वो ग्रेटर और लोअर नहीं होता है, उसके अंदर ये कंडीशंस होती है। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं आज के टॉपिक के अंदर, यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, एम्पलीट्यूड एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम किन किन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस, एम्पलीट्यूड एंड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम बात करें हिंदी के अंदर तो सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का कोणांक और सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप पर हमारी चर्चा है। तो इसको अपन सीखते हैं आज किस तरीके से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अपन ने कहा z इज इक्वल्स टू, अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें, तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, x कॉमा y, ये हो गया अपने पास x कॉमा y। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम इस पे। जैसे एग्जांपल हमने लिया z1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे 3,4, तो 3,4 ये अपना ऑर्डर्ड पेयर हो गया। फिर हम बात करेंगे z2, एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 6 आयोटा, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या हो गया, 5,6, ये एक आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। फिर Z3 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं हम लोग, -3 प्लस 2 आयोटा, इट मीन्स क्या हो गया अपने पास, यह हो गया आपके पास -3,2, -3,2, ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। फिर नेक्स्ट और लेता हूं Z4, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, और वो ले लेते हैं हम लोग -4 और -2 आयोटा, तो इसको ऑर्डर पेयर में अपन लिखे तो -4, -2, तो -4, -2 ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास हो गया। अब अपन इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट के, ये अपने पास हो गए कोऑर्डिनेट। जैसे कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 5 और 6 एब्ससेसा एंड ऑर्डिनेट, भुजंग और कोटि अंक, तो ये किसी भी क्या हो गया, बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो अगर ये बिंदु के निर्देशांक हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको मतलब ज्योमेट्री यानी कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज अपन इसको ग्राफ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो कि अपने पास ये दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष हो गया आपके पास, ये वाई अक्ष हो गया अपने पास, ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट हो गया। और यहां आपको मालूम है कि 1 2
3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -5। स्टूडेंट्स ऐसा है थोड़ा टाइम, लेकिन आपको जो बात आज समझ में आएगी वो परमानेंटली आ जाएगी। आप कभी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे इसको लेकर, मॉड्यूलस को लेकर और एम्पलीट्यूड को लेकर। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास जो आया है वो 3,4 है। तो आज अपन इसको ये पॉइंट लगाते हैं 3,4। तो 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज द पॉइंट 3,4 3,4। ये अपने पास जो पॉइंट हो गया Z1 पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन 5,6। तो 5,6 दिस इज 5 एंड ऊपर अगर अपन लेते हैं तो 6। तो 5,6 का मीन्स हो गया 5,6, यानी कि ये पॉइंट 5,6 हो गया आपके पास 5,6। नेक्स्ट इज -3,2। तो -3,2 ये अनदर पॉइंट हो गया -3,2। ठीक है। और नेक्स्ट अपन लेते हैं -4, -2 -4, -4, -2 ये एक अनदर पॉइंट हो गया। अगर अपन बात करें ये ए है, दिस इज द पॉइंट ए, ये बी सी डी एंड -4, -2 ये अपने पॉइंट लगा लिए। और एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहां पर Z5 3 + 0 आयोटा 3,0। तो 3,0 अपन ने एक पॉइंट ले लिया यहां पर। तो इसको पॉइंट लगाएंगे 3,0 को यहां पर। तो ये आ गया आपके पास 3,0 3,0। तो ये देखिए स्टूडेंट की अपन ने जितने भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर थे इनको सबको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा, क्रमित युग्म के रूप में लिखा और एक ग्राफ पर अपन ने इसको प्लॉट कर दिया। अब जब अपन यहाँ ग्राफ के बारे में डिस्कस करें तो आपने ये देखा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ये एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होता है और ये वाई भी रियल होता है। तो जब एक्स और वाई दोनों रियल होते हैं तो हम इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये कार्टेशियन प्लेन होता है व्हेन एक्स इज रियल एंड वाई इज ऑल्सो रियल। लेकिन यहां जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो एक्स एक्सिस है ये रियल एक्सिस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि ये काल्पनिक अक्ष कहलाता है और ये वास्तविक अक्ष कहलाता है जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो काल्पनिक अक्ष एक्स अक्ष लेंगे, वास्तविक अक्ष एक्स अक्ष लेंगे और काल्पनिक अक्ष वाई अक्ष लेते हैं। तो जब किसी ज्योमेट्री के अंदर एक्स एक्सिस तो रियल हो और वाई इमेजिनरी हो तो इस प्लेन को अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी कि अगर ये पूरा एक प्लेन बन जाएगा आपके पास, ये पूरा एक प्लेन है तो इस प्लेन का नाम होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। दिस प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, सम्मिश्र तल के नाम से जाना जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहां आया है कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस प्लेन का एक और नाम है कि आर्जेंट प्लेन। तो आर्जेंट प्लेन के नाम से भी इसको जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड आर्जेंट प्लेन। और इस पे जितने भी कर्व बनते हैं, जैसे कार्टेशियन प्लेन पे सर्किल बनता है, पैराबोला बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो कार्टेशियन में जो होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। और यहां पर जितने भी कर्व बनते हैं, जैसे अगर इस पे सर्किल भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, पैराबोला भी बन सकता है, तो वो जितने भी कर्व होते हैं उनको आर्जेंट कर्व कह के नाम से जाते हैं, आर्जेंट कर्व्स। इन पे क्वेश्चन आ जाता है कि इस प्लेन को क्या नाम है, तो इस प्लेन का नाम है आर्जेंट प्लेन या आर्जेंट कर्व। अब अपन इसमें देखते हैं कि ये ओरिजिन हो गया, यानी कि 0 + 0 आयोटा हो गया। अब हम इन सारे पॉइंट्स के लिए, सारे पॉइंट्स को हम यहां पर आप देखेंगे कि
ए पॉइंट को अपन ने ओरिजिन से मीट कर दिया यहाँ पर, तो ये ओ ए लाइन आ गई, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ये ओ बी लाइन आ गई। तो किसी भी पॉइंट को, किसी भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट को अगर अपन ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं उसको कहते हैं पोलर लाइन। तो ओ ए इज दी पोलर लाइन, ओ बी इज दी पोलर लाइन, इसी प्रकार ओ सी इज ऑल्सो दी पोलर लाइन, फिर ओ डी इज ऑल्सो दी पोलर लाइन। तो ये जितनी भी लाइन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब अपन किसी प्लेन के अंदर लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अपन ने ऐसे प्लेन में लगाया और उसको ओरिजिन से मीट कर दिया, तो इस लाइन को कहते हैं अपन पोलर लाइन। तो ये लाइन है स्टूडेंट्स पोलर लाइन। जैसे जैसे ओ बी इज दी पोलर लाइन फॉर 5,6 पॉइंट, यानी कि 5 + 6 आयोटा। तो ये आपके पास कितनी क्या क्या हो गई, पोलर लाइन हो गई। तो पोलर लाइन यानी कि हर पॉइंट के लिए क्या हो गया अपने पास, पोलर लाइन हो गई। अब अगर अपन क्या करते हैं कि इन पोलर लाइन का जो लेंथ होता है, तो पोलर लाइन का लेंथ जो हम निकालते हैं वो कहलाता है अपने पास क्या, एम्पलीट्यूड। सॉरी, पोलर लाइन का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ पोलर लाइन इज कॉल्ड दी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, वो होता है लेंथ ऑफ पोलर लाइन। तो यहां आप देखेंगे स्टूडेंट्स की किस तरीके से अपन लेंथ निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डिस्टेंस फॉर्मूले में आपने देखा था कि क्या था अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला था। तो डिस्टेंस फॉर्मूले अंडर रूट में, तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओ ए डिस्टेंस अपने पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 9 + 16, इट मीन्स 25, इट मीन्स 5। यहां पर आप देखेंगे कि 25, वैसे 25 का मतलब क्या हुआ, +-5। तो जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो आपको प्लस माइनस लगाना होता है, लेकिन यहां आप प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे। आप प्लस माइनस का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ये लेंथ को शो कर रहा है, लेंथ ऑफ पोलर लाइन को शो कर रहा है। तो लेंथ हमेशा जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो लेंथ अगर पॉजिटिव होती है, इट मीन्स यहां आपके पास अपन कहेंगे कि जो ओ ए है, जैसे z अपने पास था 3 + 4 आयोटा, और मॉडुलस ऑफ z की अगर अपन बात करते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ पोलर लाइन यानी कि ओ ए की बात करते हैं, तो वो आता है 5। तो आप समझ गए होंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। यानी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर प्लॉट किया जा सकता है, और उस कॉम्प्लेक्स जो पॉइंट आता है उसको ओरिजिन से मीट करने पर एक पोलर लाइन आती है, और वो पोलर लाइन की जो लेंथ होती है वो होता है अपने पास मॉडुलस ऑफ, यानी कि सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता है। तो ये बात हुई अपने पास सम्मिश्र संख्या के मापांक को लेकर। अब एक और बात करते हैं हम लोग कि सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है। तो सम्मिश्र संख्या का कोणांक होता है कि यहां ये आपके पास ओ ए एक्सिस जो है, इसको कहते हैं अपन एलिमेंट्री एक्सिस के नाम से जानते हैं, जो पॉजिटिव साइड में है। तो पॉजिटिव साइड में इसको कहते हैं एलिमेंट्री एक्सिस। तो एलिमेंट्री इनिशियल एक्सिस के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक अक्ष है। तो जो प्रारंभिक अक्ष है और ये ध्रुवांतरण रेखा है, तो ध्रुवांतरण रेखा यानी कि पोलर लाइन और प्रारंभिक अक्ष के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या का कोणांक। तो सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है, ध्रुवांतरण रेखा, पोलर लाइन और उनके बीच बना इनिशियल एक्सिस, प्रारंभिक अक्ष और ध्रुवांतरण रेखा के मध्य बना कोण। यानी कि अगर अपन कहें 5 + 6 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये एम्पलीट्यूड, इसका मतलब यह जो भी एंगल बनेगा इस एंगल को अपन
इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें 3 के लिए तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये आपके पास एम्पलीट्यूड हो गया, मान लो 5 इसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो अगर अपन इस सी पॉइंट की बात करें -3 + 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, यहां से लेकर ये एंगल जो पूरा है ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। सेम थिंग इसका एम्पलीट्यूड यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड हो गया। या आप इसको नेगेटिव साइड में भी ले जा सकते हैं। तो नेगेटिव साइड के अंदर क्या होता है अपने पास, नेगेटिव साइड में आएगा आपके पास, आप इस एंगल को इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये एम्पलीट्यूड हो गया या फिर ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये एंगल हो गया। तो कुल मिलाकर बात क्या है, अगर अपन पूरी इसको कंक्लूजन निकालें तो इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हर सम्मिश्र संख्या को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब हम उसको क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो एक वो कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करता है और उस कोऑर्डिनेट को अगर अपन एक प्लेन यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे उसको प्लॉट करते हैं तो वो आपके पास आर्जेंट कर्व की तरह काम करेगा। और फिर उसको अगर अपन ओरिजिन से मिलाएंगे तो एक पोलर लाइन आएगी और उस पोलर लाइन की जो लेंथ होती है उसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या का मापांक। और नंबर 2 पर बात आती है कि एम्पलीट्यूड यानी कि सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है। अगर अपन बात करें कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सम्मिश्र संख्या का कोणांक कोई पूछे तो क्या होता है कि सम्मिश्र संख्या का कोणांक होता है प्रारंभिक अक्ष और ध्रुवांतरण रेखा के मध्य बना कोण, यानी कि एलिमेंट्री इनिशियल एक्सिस और पोलर लाइन, एंगल बिटवीन इनिशियल एक्सिस एंड पोलर लाइन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे बात हुई, इस बात को अपन यहां पर लिखते हैं। अब इसको पूरा डिस्क्रिप्शन लेते हैं यहां पर कि यहां पर अपने पास है दिस इज द एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑर्डर्ड पेयर इसका हो गया x, y। ये आपके पास z इज इक्वल्स टू x, y हो गया। सपोज करो ये पॉइंट यहां पर P है, आपके पास P x, y है। अब अपन क्या करते हैं, इसको ओरिजिन से मीट कर देते हैं। ये अपन ने इसको ओरिजिन से मीट कर दिया तो ये आपके पास पोलर लाइन आ गई। तो लेंथ ऑफ पोलर लाइन यानी कि OP इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ पोलर लाइन, यहां से हम क्या करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहां पर अपन एंगल लेते हैं, एंगल बिटवीन पोलर लाइन एंड थीटा। तो एंगल बिटवीन पोलर लाइन एंड इनिशियल एक्सिस is called amplitude of z. It means theta is the amplitude of z. इसको शॉर्ट में amplitude of z लिखते हैं और ये थीटा आपके पास amplitude z हो गया। तो ये डिस्टेंस तो आपका x हो गया और ये डिस्टेंस आपका y हो गया। तो ये हो गया अपने पास x और y डिस्टेंस हो गया। अब इस ट्राइंगल के लिए अगर अपन बात करते हैं तो इन ट्राइंगल POM, दिस इज द M, OP लेट OP भी R, OP की जो लेंथ है वो R है अपने पास, तो दिस इज द R ले लेते हैं अपन। तो यहां अपने पास क्या हो गया, x अपॉन R, यानी कि
बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y अपॉन r इट मीन्स हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है अपने पास साइन ऑफ थीटा, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास r साइन थीटा। तो x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा, ये वैल्यू हो गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब अगर अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड करते हैं तो अपने पास मॉडुलस ऑफ जेड आ जाएगा, और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए करते हैं डिवाइड 2 बाय 1, यानी कि 2 बाय 1 करना है हमें, डिवाइड 2 बाय 1, इट मीन्स r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x, r से r कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x, और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अपने पास क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। और ये अपने पास मॉडुलस यानी कि लेंथ हो गई, इसका मॉडुलस ऑफ जेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस ऑफ जेड इज द लेंथ ऑफ पोलर लाइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहां अपने पास क्या टर्म थी, z इज इक्वल्स टू क्या, x प्लस आयोटा y। तो z इज इक्वल्स टू x की जगह अपन को क्या लिखना है, r cos थीटा, और y की जगह लिखना है अपन को r आयोटा साइन थीटा। तो z इज इक्वल्स टू r कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपके पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ध्रुवीय रूप, समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर जहां r क्या है, r इज द मॉडुलस ऑफ z है एंड थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ z है। तो ये अपनी पूरी बात हुई कि यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होता है, मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और अब अपन इसको डायरेक्ट डील करेंगे कि किस तरीके से अपन को एम्पलीट्यूड निकालना होता है, कैसे अपन को पता पड़ता है। तो एम्पलीट्यूड बहुत इजी है और मॉडुलस भी बहुत इजी है, लेंथ निकालना है डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हो, और z इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो कुछ एग्जाम्पल अपन लेके समझते हैं, और अब इसको समझने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि डायरेक्ट किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करेंगे हम लोग। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन, z इज इक्वल्स टू 3√3 प्लस आयोटा। तो √3 प्लस आयोटा का अपन को मॉडुलस भी निकालना है और अपन को एम्पलीट्यूड भी निकालना है। तो पहले तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, √3, 1। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसे हम डायरेक्ट भी डील कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपका क्या इसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ अपन डायग्राम से समझते हैं इसको। ये अपन ने डायग्राम बनाया, यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया अपने पास 1 2 3, और √3, 1 अप्रॉक्सीमेटली √3 1.732 वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 1, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया आपके पास √3, 1,
और अपन ने इसको क्या करा यहाँ पर, इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये पोलर लाइन आ गई। इसकी लेंथ क्या हो गई, मॉडुलस ऑफ जेड अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इट मीन्स 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट 4 और रूट 4 इट मीन्स 2, तो मॉडुलस ऑफ जेड इट मीन्स 2। अब अपन को निकालना थीटा, तो थीटा के लिए अपन यहाँ पे ये अपने पास एम्पलीट्यूड आता है इसका, थीटा इज द एम्पलीट्यूड। अब अपन को टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टेन इनवर्स y अपॉन x। हियर y इज 1 एंड x इज रूट 3। यहां पर आ गया आपके पास टेन इनवर्स 1 बाय रूट 3, और टेन इनवर्स 1 बाय रूट 3 आपके पास 30 डिग्री, इट मीन्स पाई बाय 6 रेडियन। तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो ये आपके पास आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये आ गया मॉडुलस फॉर्म। अगर आपके पास जेड इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस आयोटा है, तो इसका जो पोलर फॉर्म है वो क्या हो गया आपके पास, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इट मीन्स आर इज 2 cos थीटा इज पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। इसको कहते हैं अपन पोलर फॉर्म, यानी कि ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप के नाम से जाना जाता है। यह आपके पास हो गया सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब अपन इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। शीट जैसे मैंने बनाई है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और कैसे अपन को जवाब देना है, तो उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। एक ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोटा का कोणांक है, एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा। तो आपको ये मालूम है कि अब देखिए इसके अंदर बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन अपन करेंगे ये विद इन सेकेंड के अंदर होता है, मतलब इसमें टाइम नहीं लगता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, हम लोगों को एक डायग्राम अपने दिमाग के अंदर रखना होता है। यानी कि अगर अपन बात करें आयोटा, तो आयोटा के लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा अपने पास, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आयोटा। आयोटा का ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा अपने पास, 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, तो 0,1 बनेगा। तो 0,1 अगर अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो 0,1 कहाँ प्लॉट होगा अपने पास, बहुत सीधे सी बात, x डैश, y और y डैश, और ये 0,1 इट मीन्स ये पॉइंट आ गया आपके पास 0,1। यानी कि ये जो पॉइंट आया है वो आपके पास 0,1 आया है, सॉरी 0,1 0,1 यहां आएगा आपके पास, ये आपके पास 0,1 आ गया। तो पोलर लाइन कौन सी, पोलर लाइन ये हो गई आपके पास, ये पोलर लाइन हो गई। इनिशियल एक्सेस पॉजिटिव साइड में एक्स के होता है, इनिशियल एक्सेस ये हो गया आपके पास, ये इनिशियल एक्सेस हो गया। तो आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंगल बिटवीन इनिशियल एक्सेस एंड पैरेलल लाइन। तो इनिशियल एक्सेस और पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या है अपने पास, इनिशियल एक्सेस और पैरेलल लाइन के बीच का एंगल है पाई बाय 2। तो अपना आंसर क्या आ गया, पाई बाय 2 इज योर आंसर। तो बहुत इजी सा है, आपने ध्यान दिया होगा कि इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करी, सारा का सारा जो अपन ने बात की वो डायग्राम के अकॉर्डिंग किया, डायग्रामेटिक किया है। और डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो जैसे 0 प्लस आयोटा इट मीन्स 0,1, और 0,1 कहाँ प्लॉट होगा, वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा, और वाई एक्सिस के लिए एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, वो बनेगा आपके पास पाई बाय 2। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा यानी कि आयोटा का कोणांक है पाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 8 का कोणांक है एम्पलीट्यूड ऑफ 8। तो अब एम्पलीट्यूड ऑफ 8 के लिए आपको किस तरीके से, अगर अपन ऑर्डर्ड पेयर के बारे में सोचें तो एम्पलीट्यूड ऑफ 8 कैसे आएगा, 8 प्लस 0 आयोटा, इट मीन्स
8,0। तो ये आपके पास पॉइंट आएगा 8,0। अगर अपन इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं 8,0 को, तो 8,0 कहां प्लॉट होगा बच्चों? जल्दी से 8,0 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8,0 इट मीन्स ये आपके पास पॉइंट आ गया। यानी कि आपके पास जो पोलर लाइन है वो ये आ गई, पोलर लाइन, ये आपके पास पोलर लाइन आ गई, और पोलर लाइन और ये ही आपका इनिशियल एक्सिस है, यानी कि पर्पल कलर जो है आपका वो इनिशियल एक्सिस है, और पोलर लाइन इसी पर ओवरलैप हो गई। तो एंगल बिटवीन पोलर लाइन और ये इनिशियल एक्सिस के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो इट मीन्स 0 डिग्री, इट मीन्स 0 इज योर आंसर, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? 0। तो आपने देखा कितना टाइम लग रहा, विद इन सेकेंड अपन को आंसर आ रहा है। अभी आप एक चीज और कंक्लूजन निकालें जो अपन ओरली आंसर भी दे सकते हैं, इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। यानी कि अगर अपन बात करें कि 3, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ 3? तो एम्पलीट्यूड ऑफ 3 इज 0, क्योंकि 0 जो है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में आएगा। तो जब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में आएगा तो जो भी टर्म एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में आएगी उसके बीच में और पोलर लाइन के बीच में, यानी कि एक्स एक्सिस पे ही इनिशियल एक्सिस है और पोलर लाइन भी उसी पर आ गई, ओवरलैप हो गई। तो जब पोलर लाइन और एक्स एक्सिस ओवरलैप हो गई तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। इट मींस क्या कंक्लूजन निकला? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं उन सबका एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा? 0 होगा। तो अब बिना कैलकुलेशन के आप ये बता सकते हो। मैंने पूछा कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ 35, तो एम्पलीट्यूड ऑफ 35 इज 0। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ √3? तो √3 पॉजिटिव रियल नंबर है, इट मींस ये एक्स एक्सिस पर ही कहीं प्लॉट होगा, तो इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होगा। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, यानी कि कोणांक, √3 का कोणांक है। तो चाहे पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी होगा, यानी कि पाई का कोणांक है। व्हाट इज द कोणांक ऑफ पाई? तो पाई आपको मालूम है कि एम्पलीट्यूड ऑफ पाई इज 3.14 अप्रोक्सीमेटली, और पॉजिटिव रियल नंबर है, और पॉजिटिव रियल नंबर होने का मतलब क्या हो गया? इसका एम्पलीट्यूड भी 0 होगा। तो क्या कंक्लूजन निकला? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर विल बी 0, उनका हमेशा 0 ही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। -√3 + 1 का कोणांक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। अब थोड़ा दिमाग लगाएं, -√3 + 1, तो -√3 + 1 का कोणांक अपना दिमाग लगा के देखो कि क्या आ सकता है। एक बार सब जने आपकी स्क्रीन पर है 0, π/2, 3π/2। तो अब आपको देखा बताते हैं कि अगर इसको ग्राफिकली सोचे कि ग्राफिकली अगर इस पॉइंट को अपन लगाएंगे तो प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट कहां प्लॉट होगा। तो -√3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी कि -1.732, और +1, इट मींस जो फाइनली आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इट मींस -0.732 नेगेटिव आएगा, और इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट इसमें है नहीं, तो इट मींस इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा इसका। तो इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो गया और ये नेगेटिव है। तो अब अगर अपन ग्राफ पर बात करते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं एक बार। तो ग्राफ पे प्लॉट किस तरीके से होगा? अपने पास एक्स एक्सिस, तो ये y हो गया, तो नेगेटिव यानी कि 0.5, यानी कि ये 1 है, तो 0.5 यानी कि यहां पर अपने पास ये प्लॉट होगा पॉइंट, ये पॉइंट प्लॉट हो गया अपने पास। और ये आपके पास पोलर लाइन आ गई, ये जो पर्पल कलर की दिख रही है ये आपकी पोलर लाइन हो गई, ये वाली, जब मैंने डार्क कर दिया तो ये आपका क्या हो गया? पोलर लाइन हो गया। और रेड कलर से जो है ये इनिशियल एक्सिस है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? आपको एंगल बिटवीन पोलर लाइन एंड इनिशियल एक्सिस, तो एंगल बिटवीन पोलर लाइन एंड इनिशियल एक्सिस क्या है आपके पास? ये है, और ये पाई है। तो बहुत इजी सा, कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसके अंदर, सिर्फ नेगेटिव आपके पास आया, और नेगेटिव आपने कहाँ प्लॉट होगा इतना सा दिमाग लगाना आपको कि ये पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा। तो जहाँ पॉइंट प्लॉट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपके पास? ये आपके पास पाई का एंगल बन रहा है, तो ये पाई, तो बी अपना आंसर आ गया। तो विद इन सेकेंड अपन को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और इस क्वेश्चन के साथ ही एक अपन ट्रिक बना लेंगे, और ट्रिक अब इतनी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, जितने भी नेगेटिव, जैसे अगर मैं बोलूंगा -2, तो -2 भी कहाँ आएगा? -2 यहाँ आएगा, इसी जगह -2 भी आएगा, और -2 के लिए भी पाई का एंगल बनेगा। -3, तो -3 के लिए भी पाई का एंगल बनेगा, क्योंकि ये आपके पास पोलर लाइन आ गई,
और ये इनिशियल, तो हमेशा पाई का बनेगा। तो इट मीन्स ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर क्या पढ़ा था अपन ने? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इज इक्वल्स टू 0 और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स है उनका पाई, तो ये इसका एंगल पाई बनेगा। और फिर अपन ने एक आयोटा वाला क्वेश्चन किया था, तो ऑल इमेजिनरी नंबर्स, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर्स, तो पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर हमेशा वाई एक्सिस पर आएंगे। इट मीन्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम इस पे। 2 + √3 आयोटा का कोणांक है, एम्पलीट्यूड ऑफ 2 + √3। अब तुम बता सकते हो, अच्छे से समझो और बिल्कुल जवाब दे सकते हो जितना आप समझे हो। आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर है वो किस तरीके का नंबर है। तो ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसके अंदर आयोटा कहीं पे भी नहीं है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा गुमराह किया जाता है। आपको लगेगा कि जैसे आपने सोचा tan इनवर्स y/x का आपने फॉर्मूला लगाया और फिर आप इसको डील करेंगे तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। आपको ये मालूम है कि यहाँ आयोटा है नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये रियल है और वो भी पॉजिटिव रियल है। और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए भी अभी अपन ने पढ़ा था कि पॉजिटिव रियल नंबर का एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो 0 होता है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर होता है, और एक्स एक्सिस पे होने का मतलब पॉजिटिव साइड में होता है। तो पोलर लाइन 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये 0 डिग्री का एंगल हो गया आपके पास। तो इसका आंसर हो गया आपके पास 0 डिग्री। नेक्स्ट है -8 आयोटा। ये देखिए आप, अच्छा सवाल वापस से आया, एक अच्छे क्वेश्चंस में सेलेक्ट करें, इजी क्वेश्चंस हैं और समझने की बात होती है, बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो -8 आयोटा, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ -8 आयोटा, यानी कि -8 आयोटा का कोणांक इनमें से कौन सा है? π/2, 0, पाई, -π/2। तो यहां अपन को मालूम है कि 0 -r2, फिर वही ग्राफिकली सोचो, उसको ग्राफिकली सोचेंगे तो 0, -8, ये आपके पास क्या आ गया, 0, -8 आ गया आपके पास, अब मतलब ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब इसको अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक बार। ये ग्राफ जो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ये माइंड के अंदर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, अपने आप अपने दिमाग के अंदर ये डायग्राम बन जाएगा और आप जल्दी से इसका एम्पलीट्यूड बता सकेंगे। अभी अपन -8 की बात करते हैं, तो दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये -8 पॉइंट आ गया। तो ये -8 आ गया आपके पास, और -8 के बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास पॉइंट जो है वो क्या है, ये आपके पास 0, -8, यानी कि यहाँ पॉइंट आपका ये वाला जो पॉइंट है 0, -8 आ गया। तो पोलर लाइन, तो दिस इज द पोलर लाइन, ये रेड कलर से मैंने इसको बना दिया, दिस इज द पोलर लाइन, ये पोलर लाइन हो गया। इनिशियल एक्सिस कौन सा है, ये देखिए इनिशियल एक्सिस में आपको ग्रीन से बनाता हूँ, ये इनिशियल एक्सिस हो गया आपके पास, दिस इज द इनिशियल एक्सिस, ये इनिशियल एक्सिस। अब अपने को क्या बताना है, एंगल बिटवीन पोलर लाइन एंड इनिशियल एक्सिस। तो अब यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होगा वो आपको ध्यान से समझना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। एक तो एंगल ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल बनेगा आपके पास, यानी कि 3π/2 का एंगल बनेगा एक तो आपके पास, और एक आपके पास जो बनेगा वो क्या है, वो बनेगा ये वाला एंगल, यानी कि आपके पास जो एंगल बना वो कौन सा बना, ये, यानी कि -π/2। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो गया आपके पास, -π/2 भी एंगल हो गया और 3π/2 भी होगा। तो आप -π/2 इज योर एंगल। इट मीन्स अब इस क्वेश्चन के साथ अपन ने एक और बात समझ ली है कि यानी कि पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर्स एम्पलीट्यूड ऑफ, सॉरी, ये नोट कर लेना, एम्पलीट्यूड ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर। तो पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर का एम्पलीट्यूड क्या होगा आपके पास,
पॉजिटिव इमेजनरी नंबर, इट मीन्स यहाँ ये पॉजिटिव इमेजनरी नंबर्स है, आयोटा मतलब 1 2 3 ये वाई एक्सिस पे है, तो π/2 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव इमेजनरी नंबर इज इक्वल्स टू -π/2। तो नेगेटिव आपके पास जब इमेजनरी नंबर आएगा तो आप डायरेक्ट आप कहेंगे कि -π/2, और पॉजिटिव इमेजनरी क्योंकि वाई एक्सिस पर आएगा तो π/2 और नेगेटिव आएगा तो ये -π/2। इट मीन्स अगर आपसे डायरेक्ट अब मैंने बोलूँ -√3 आयोटा, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ -√3 आयोटा, तो -π/2। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ -6 आयोटा, तो वो भी क्या आएगा आपके पास, वो भी आएगा आपके पास -π/2। और व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ 3 आयोटा, 3 आयोटा का एम्पलीट्यूड क्या होगा आपके पास, 3 आयोटा का एम्पलीट्यूड होगा π/2। तो π/2 एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका यहाँ पर 3 आयोटा, और -8 आयोटा का कोणांक जो हो गया वो क्या हो गया, -π/2 हो गया। तो ये तो ही अपने पास एम्पलीट्यूड की बात, यहाँ पर कोणांक की बात हुई अपने पास एम्पलीट्यूड के बारे में। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। तो ये तो अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + आयोटा होल स्क्वायर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब पहले इसको अपन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 1 + आयोटा होल स्क्वायर को। तो 1 + आयोटा होल स्क्वायर इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मीन्स आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा ab इट मीन्स 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 2 आयोटा, और 2 आयोटा क्या है अभी अपने पास, 2 आयोटा इज द पॉजिटिव इमेजनरी नंबर। और पॉजिटिव इमेजनरी नंबर यानी कि अगर अपन इसको प्लॉट करेंगे तो कहाँ पड़ेगा, अगर अपन इसको प्लॉट करते हैं यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट में लिखे तो 0,2 लिखेंगे, और 0,2 का मतलब 1 और 2, तो 0,2 यानी कि ये वाई एक्सिस पर आएगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा इट मीन्स π/2, ये आपका एम्पलीट्यूड होगा। तो बी इज योर आंसर, यानी कि बी इसका आंसर हो गया। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे इसको समझने के बाद आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आप देखते हैं कि 1 + √3 आयोटा, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + √3 आयोटा। यहां पर अपन को एक बार फिर सोचना होगा कि यहां जो 1,√3 है, इसका मतलब यहां पर किसी एक्सेस पर नहीं है ये। तो अभी तक अपन ने जितना भी लिया था वो एक्स एक्सिस पे थे, तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे। अब की बार यहां पर पॉइंट बीच में है, लेकिन बात समझने की है कि ये पॉइंट अपने सपोज करो कि 1,√3 1, यानी कि 1 और √3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ ले लेते हैं, तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा 1,√3। तो ये आपके पास ये अपनी लाइन हो गई आपके पास 1,√3, ये एम्पलीट्यूड हो गया आपके पास थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा। अब यहाँ अपन को लगाना पड़ेगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, सॉरी, इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स y/x इज मीन्स व्हाट इज द tan इनवर्स, tan इनवर्स इज सॉरी y इज √3 और x इज 1, तो tan इनवर्स √3/1 यानी कि 60 डिग्री, इट मीन्स π/3। तो π/3 ये अपना आंसर हो गया इसका, तो B इज योर आंसर। ठीक है, तो अपन लोगों ने समझ लिया कि एम्पलीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं। तो आज आपने पोलर फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन करा मैंने आपको, और फिर आपको एम्पलीट्यूड समझाया और मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, तो किस तरीके से एम्पलीट्यूड निकालते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन पे अपन डिस्कशन करते हैं। -1 + √3 आयोटा का कोणांक है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ -1 + √3 आयोटा। तो यहां पर फिर अपन -1, √3 ये कोऑर्डिनेट हो गया, इसको जल्दी से अपन प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ऐसा करने से अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। तो -1, तो -1 इज -1 एंड √3 यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया, ये आपके पास पॉइंट हो गया। इसका पोलर लाइन क्या आ गया आपके पास, दिस इज द पोलर लाइन, ये पोलर लाइन हो गया। और जब आपको एंगल निकालना है, कौन सा निकालना है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल अपन के पास निकालना है। अब यहाँ समझने की बात है, अपना पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आया है,
अपना पॉइंट आया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स माइनस और पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अपना पॉइंट आया और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, पाई माइनस थीटा करना पड़ता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल निकालने के लिए पाई माइनस थीटा करना होता है। और थीटा हमें मालूम है कि कैसे निकालते हैं। थीटा हमेशा ध्यान रखना, थीटा tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ माइनस वाई अपॉन एक्स से कैलकुलेट करते हैं। मॉड्यूलस लगाया मैंने यहाँ पर। थीटा हमेशा कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स माइनस वाई अपॉन एक्स मॉड्यूलस, यानी कि अपन को यहाँ नेगेटिव को नेगलेक्ट करना है। तो थीटा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स √3 अपॉन 1, √3 अपॉन -1 और मॉड्यूलस होने की वजह से क्या होगा आपके पास, केवल tan इनवर्स √3 आ जाएगा। और tan इनवर्स √3 का मतलब होता है π/3 हो गया अपने पास। तो π/3 हो गया और π/3 होने का मतलब यहाँ थीटा आपके पास π/3 आ गया। और अपन को ये मालूम है कि ये पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, वो कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो पाई माइनस थीटा यानी कि हमें यहाँ क्या करना है, हमें करना है पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 क्या होता है, 2π/3। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज 2π/3। तो यहां अपने पास 2π/3 यानी कि बी अपना इसका आंसर हो गया। तो 2π/3 हमारा इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आगे। एम्पलीट्यूड ऑफ -1 √3 आयोटा। ये देखिए, इसको तुरंत अब फटाफट करते हैं। -1 -√3 ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, जल्दी से लगाते हैं। अब रफली यूज करते हैं। -1 और -1 यहाँ आएगा आपके पास, ये -1 और ये -√3, ये पॉइंट आपके पास आ गया। और इस पॉइंट के अंदर अपन को क्या करना है, ये आपके पास पोलर लाइन आ गई और अपन को एंगल निकालना है। वो कौन सा निकालना है एंगल, फटाफट से ये एंगल अपन को फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल अगेन, यानी कि ये वाला एंगल। और इसका मतलब क्या है, एक और बात समझने की है यहाँ पर, और ये वाला एंगल सेम बात होती है दोनों। ये क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ है और ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ है। जब एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में होता है, और जब अपन उसको क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड में होता है। तो मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ा एंगल के बारे में और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एंगल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है। एंगल का मतलब होता है हमेशा डायरेक्शन को शो करता है। एंगल शो ऑलवेज द डायरेक्शन। तो एंगल होता क्या है, एंगल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, दैट इज द एंगल। तो जैसे कि अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर समझना, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये अपने पास 4 डायरेक्शन हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब अगर अपन को यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट को शो करना, तो नॉर्थ ईस्ट इतना बड़ा है और नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ, तो नॉर्थ ईस्ट तो ये बहुत जगह है, तो एक्यूरेट कहाँ है, तो उसके लिए फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपन को एंगल का यूज करना होता है। तो अगर अपन जैसे अपन यहाँ कहें कि 60 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री है, तो ये जो 30 डिग्री का एंगल हो गया, या ये अपने पास हो गया 60 डिग्री का एंगल हो गया ये, या फिर अपने पास हो गया नेक्स्ट 75 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स जो है वो एक फिक्स डायरेक्शन, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट को शो कर रहे हैं और एक्यूरेट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो जो एंगल होता है वो क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंगल हमेशा और हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एंगल यूज करते हैं डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए। एंगल बना ही इसलिए है, तो एंगल डायरेक्शन को फिक्स करता है। अब डायरेक्शन को फिक्स करने के 2 तरीके होते हैं। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि जो अर्थ है वो पूरा स्फेरिकल है, राउंड है। तो स्फेरिकल है तो इस मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर ये आपके पास 4 नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया, 4 डायरेक्शन हो गई। अब कोई भी व्यक्ति यहाँ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ भी जा सकता है, जरूरी तो ना, और कोई भी व्यक्ति इस तरीके से मूव कर सकता है। तो अर्थ पे मूव करने के 2 तरीके हैं, एक तो है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए डायरेक्शन जो एंगल है वो भी 2 तरीके से मूव करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, जैसे यहाँ अगर अपन बात करते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई जाएगा तो वो पॉजिटिव एंगल्स के रूप में यूज होता है। और उसकी मर्जी है, अगर वो नेगेटिव जाता है, इस तरफ जाता है, तो वो नेगेटिव एंगल, यानी कि क्लॉकवाइज मूव करता है अर्थ पर, तो उसका मतलब वो नेगेटिव एंगल है। तो यहाँ एक अच्छी बात समझ रहा था मैं आपको। सपोज करो कि
ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गई आपके सामने और 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री का एंगल कौन सी डायरेक्शन को शो करा? अभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्योंकि अगर अपन बात करते हैं यहां पर ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई आपके पास, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। तो जो काम 60 डिग्री कर रहा है वही काम अगर आप यूं चलेंगे, अगर आप यूं चलेंगे यूं, तो जो काम 60 डिग्री का है वही काम आपके पास किसका होगा? वही काम -300 डिग्री का होगा। तो एक ही बात है स्टूडेंट्स कि 60 डिग्री जो डायरेक्शन को शो कर रहा है वही काम -300 भी कर रहा है। तो -300 और 60 डिग्री सेम डायरेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। तो सेम चीज देखिए यहां पर, अब अगर अपन बात कर रहे हैं यहां पर ये डायरेक्शन है, सपोज करो ये 120 डिग्री का एंगल है। तो 120 डिग्री का एंगल कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है? यानी कि वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट को शो कर रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के लिए आप इस तरीके से मूव करेंगे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूव है, और अगर आप इसका मूवमेंट इस तरीके से कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -240 डिग्री एंगल। तो जो आपका 120 डिग्री का एंगल का काम है वही काम -240 भी कर रहा है। तो क्या है स्टूडेंट्स, एंगल जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो। तो एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे अपन ने यहाँ एक दो बातें मैंने ले ली आपके सामने, एक और मैं यहाँ ले लेता हूँ एंगल आपके सामने। यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज करो 210 डिग्री एंगल। तो ये 210 डिग्री का एंगल कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है आपके पास? यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ, ये 210 अगर है तो ये नॉर्थ है, यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो कौन सी डायरेक्शन को 120 डिग्री इस केस में कर रहा है? यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन 210 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर अगर इसको इस तरीके से लेते हैं यहाँ पर यूं, तो ये हो जाएगा -150। तो जो एंगल -150 का है वही 210 डिग्री का है, सेम चीज है, सेम डायरेक्शन को शो कर रहा है। एक और एंगल अपन लेते हैं यहाँ पर, -60 डिग्री। तो -60 डिग्री कौन सी डायरेक्शन हो गई आपके पास? साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। और यही अगर अपन बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो है आपके पास 300 डिग्री। तो जो काम 300 डिग्री कर रहा है वही काम -60 डिग्री एंगल कर रहा है। तो ये तो एक मैंने आपको समझाया कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब अपने पास क्या होता है, जो फेवरेबल होता है वो यूज करते हैं। फेवरेबल का मतलब सिंपल सी बात है कि जब अपने पास 120 और 240 की चॉइस की बात आएगी तो अपन शॉर्ट को यूज करेंगे, 120 का यूज करेंगे, ना कि -240 का यूज करेंगे। सिंपल सी बात करते हैं, जब 60 डिग्री और -300 डिग्री की बात आएगी तो हम 60 डिग्री को फेवर करेंगे। -300 डिग्री कौन इतना लंबा घूम के डायरेक्शन को शो करेगा? जब सीधी सी डायरेक्शन बताई जा सकती है तो घूमने की क्या जरूरत है। तो जब भी -300 और 60 की बात करेंगे तो 60 डिग्री को हम फेवर करेंगे। यहां पर भी 240 डिग्री 120 से ग्रेटर हो जाएगा, ज्यादा लंबा डिस्टेंस हो जाएगा तो 120 को फेवर करेंगे। इस केस में आप देखेंगे कि तो यहां पर आपके पास ये जो केस है, इस केस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपन फेवर करेंगे किसको? -150 डिग्री को। तो यहां अपन नेगेटिव एंगल को फेवर करेंगे क्योंकि -150 शॉर्टेस्ट है, जबकि 210 जो है वो थोड़ा डिस्टेंस है। और इस केस के अंदर हम -60 डिग्री को यूज करेंगे, ना कि 300 डिग्री को। तो एंगल के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो शॉर्ट हो वो आप उसको फेवर करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो अपन जो बात कर रहे हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपन ने बात की थी कि एम्पलीट्यूड जो बन रहा है वो या तो ये बन रहा है या ये बन रहा है। अब आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिला है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपके पास? ये क्वाड्रेंट है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में है आपका। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल होता है, या तो आपके पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है तो पाई प्लस थीटा, और क्लॉकवाइज मेजर करना है तो -पाई प्लस थीटा। तो इसका मतलब अपने पास जो एम्पलीट्यूड आएगा या तो पाई प्लस थीटा आएगा या -पाई प्लस थीटा आएगा।
और हमें फेवर किसको करना है, माइनस पाई प्लस थीटा यानी कि नेगेटिव वाले को। तो थीटा क्या है, अभी अपने बात की थी, थीटा क्या है, थीटा है अपने पास tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहां आपके पास tan इनवर्स, यहां अगर अपन बात करते हैं तो √3 आएगा, और √3 का मतलब हो गया आपके पास 60 डिग्री यानी कि π/3 हो गया। तो थीटा इज π/3 और एम्पलीट्यूड ऑफ दिस नंबर इज क्या आएगा बेटा, माइनस पाई प्लस π/3। तो इट मीन -2π/3 इज योर एम्पलीट्यूड। तो ये आपके पास सी इसका आंसर हो गया -2π/3। तो -2π/3 अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से अपन एम्पलीट्यूड निकालते हैं, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत बड़े बात नहीं है इसके अंदर बच्चों कि अपन सोचेंगे ये बहुत बड़ा है ऐसा, इसके अंदर विद इन सेकेंड के अंदर क्वेश्चन होता है। अगर आप 10 क्वेश्चन इस तरीके से निकाल लेंगे तो बड़े आसानी से ओरली, मतलब इसके अंदर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फट दिन से ओरली ये कैलकुलेट कर लेंगे। और अभी मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ तो आ गई होगी कि अगर आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर आया है तो आप ओरली बता देंगे कि 0 डिग्री, क्योंकि वो एक्स, इसको थोड़ा दिमाग में लो। पॉजिटिव रियल कहाँ आएगा, पॉजिटिव रियल हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा, और एक्स एक्सिस पर आने का मतलब क्या हुआ, पोलर लाइन और वो ओवरलैप हुए, और ओवरलैप होने का मतलब क्या हो गया अपने पास, वो 0 डिग्री का बनेगा। और नेगेटिव रियल नंबर कहाँ आएगा, नेगेटिव रियल नंबर आएगा अपोजिट साइड, जो इनिशियल एक्सिस है उसके अपोजिट साइड यानी कि नेगेटिव एक्सिस के बीच में आएगा। और जब नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई का एंगल बनेगा, पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। स्ट्रेट एंगल के अंदर मतलब पाई रेडियन का एंगल बन जाएगा। और आयोटा आएगा, आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 5 आयोटा, यानी कि पॉजिटिव इमेजरी नंबर आया तो वह वाई एक्सिस पर आएगा, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आने का मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आने का मतलब हो गया π/2 एंगल। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा इज π/2, द एम्पलीट्यूड ऑफ 8 आयोटा इज π/2, द एम्पलीट्यूड ऑफ 7 आयोटा इज π/2, द एम्पलीट्यूड ऑफ √3 आयोटा इट मींस π/2। तो यहां आप ओरली फटाफट जवाब दे देंगे। और नेगेटिव आयोटा मतलब माइनस आयोटा कौन से पे आएगा, वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में आएगा। तो माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में आएगा। और नेगेटिव साइड का मतलब क्या हो गया, या तो 3π/2 होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो -π/2 होगा अगर क्लॉकवाइज लेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस आयोटा, इट मीन -π/2। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ -8 आयोटा, -π/2। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ -√3 आयोटा, इट मीन -π/2। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ -π आयोटा, what is the amplitude of -π iota, तो -π iota, the amplitude of -π iota is also π/2। तो इस तरीके से आपको घुमाया जाता है। what is the amplitude of -e iota, this is also π/2। तो कोई भी इमेजिनरी नंबर नेगेटिव साइड में आया है तो -π/2। तो ये ओरली आपके आंसर्स हो गए, फटाफट अपने आंसर्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ देखिए फटाफट अपने आंसर्स आ रहे हैं किस तरीके से। ये जो एंगल है, डायग्राम आपको थोड़ा सा दिमाग में लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ, थर्ड क्वाड्रेंट में -π + θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे लेकर 1 - √3 आयोटा। ये आ गया आपके पास एक और क्वेश्चन। अब आप अपना दिमाग लगाएंगे और एक बार मैं थोड़ा स्टेबल हो रहा हूं, आप सोचें इसको कि क्या आंसर होना चाहिए। तो आप अपना दिमाग लगाएं और एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें कि ये आंसर होना चाहिए, फिर मैं बताता हूं उसके अंदर कि क्या इसका आंसर हो सकता है। देखते हैं कि आपको इतनी बातों में कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो डायग्राम बना के देखें और अपना एक बार कैलकुलेट करके देखें कि आपसे क्या आंसर निकलता है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप ये पाएंगे कि ये क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 1 - √3 है और 1 - √3 इट मीन्स 1 - √3 ये पॉइंट यहाँ आएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और इसका जो एम्पलीट्यूड है या तो ऐसा ये एंगल होगा और या फिर कौन सा होगा आपके पास, ये वाला होगा। और ऑब्वियस है कि अपन कौन सा लेंगे, -θ, और ये क्या होता है 2π - θ। तो सिंपल सी बात है, अपन कौन सा यूज करेंगे, -θ। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है tan इनवर्स y/x मॉड्यूलस में, यानी कि नेगेटिव का रोल नहीं रहता इसमें। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स यानी कि √3 आएगा, √3/1 यानी कि √3, और √3 का मतलब क्या हो गया π/3, और -π/3 -θ इट मीन्स -π/3। तो ये स्टूडेंट्स अपने एम्पलीट्यूड हो गए सारे के सारा। इसके अंदर पोलर फॉर्म है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पोलर फॉर्म लेंगे।
और फिर मॉडुलस मैंने आपको बता दिया, मॉडुलस बहुत इजी है। मॉडुलस के अंदर मॉडुलस ऑफ जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और ये -π/3 इसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो कुल मिलाकर अपने पास क्लास का कंक्लूजन क्या निकला, पूरी क्लास का जो कंक्लूजन निकलता है वो है, ध्यान देना, अगर आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर है अपने पास, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डायग्राम से यहां समझा देते हैं हम। देखिए पॉजिटिव रियल नंबर अगर आपके पास आया है तो पॉजिटिव रियल नंबर मतलब इनिशियल एक्सेस पर ये पॉजिटिव रियल नंबर आ गया आपके पास, ये आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर आ गया। और पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब होता है 0 डिग्री। फिर अगर आपके पास नेगेटिव रियल नंबर आता है तो पाई, और फिर आपके पास पॉजिटिव आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, तो इट मीन्स π/2। फिर आपके पास माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, तो -π/2। तो ये आपके पास -π/2 आ गया आपके पास। फिर नेक्स्ट अपन लेते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉइंट है तो -π + थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो -θ। सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। और थीटा क्या है, वेयर थीटा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ -y/x, ये हो गया आपके पास थीटा। तो इस तरीके से आप सारे एम्पलीट्यूड के बारे में आप जान गए होंगे, और इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है एम्पलीट्यूड को लेकर, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एयरफोर्स के अंदर, एनडीए के अंदर, और पोलर फॉर्म को लेकर। तो इसके अंदर पोलर फॉर्म भी आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में अपन पोलर फॉर्म ले लेंगे ये। तो ये आपके पास है। तो ये बात जो आपने सीखा, अब आप दूर बैठ के भी हमसे सीख सकते हैं, और यहाँ के बच्चे कैडेट ज्वाइन कर सकते हैं, और कैडेट के अंदर जाकर आप ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन के अंदर एक अलग ही मज़ा होता है इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि आपकी क्यूरीज जो होती है वो बिल्कुल सामने आ जाती है, सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप नहीं आ सकते हैं तो हमसे ऑनलाइन जुड़ें और ऑनलाइन समझें इसको, और अच्छे से इनका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाएं। बेटा शॉर्ट ट्रिक जो होती है, जो शॉर्ट ट्रिक के नाम से कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट ही आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो अगर इस एम्पलीट्यूड को अपन रटवा देते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x, और केवल आपको ये बता दें कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर एंगल आता है तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो पाई माइनस थीटा, ये बात मैं भी आपको बता के फटाफट क्वेश्चंस करवा सकता था, लेकिन ऐसे से क्या होता है कि मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब आप पूरा डायग्रामेटिक समझ चुके हैं इसको कि किस तरीके से एम्पलीट्यूड निकाला जाता है, एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, कि क्या आप निकाल रहे हैं उसके मीनिंग क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, उसकी अहमियत क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और आप मॉडुलस जो आप निकाल रहे हैं, समिश्र संख्या का मापांक निकाल रहे हैं, उसकी अहमियत क्या है आपके लिए। तो ये सारी बातें जानने के बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा बहुत इजी गोइंग, यानी कि विद इन सेकेंड्स आपके आंसर आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस तो अभी आपने जैसे मैंने बताया, अब आपको कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर और पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर और नेगेटिव नंबर्स के बारे में बताया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू। और देखते रहें, और इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आगे के टाइम में हम आपके इसमें बहुत सारी चीज़ें लाके आएंगे, और जो बच्चे 12th के जिनके भाई बहन दे रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। तो इससे जुड़े और कईयों को उसके साथ जोड़े चैनल के साथ, और इसका लाभ लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर ऑफ़ यू।